हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर का टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब उद्यम विकास में गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, मतलब सरकार की कौन कौन सी नीतियां लागू की गई हैं उद्यम विकास के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट से और लेक्चर्स हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चैनल पर जाके आप वहां से जो भी टॉपिक चाहते हैं वो स्टडी कर लीजिए। उसके साथ अगर आपको कोई टॉपिक ना मिले तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, हम जल्द से जल्द उस पर लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है, जो सरकार होती है कई प्रकार के नियम हमेशा लाती रहती है, जो क्या करते हैं नियम हमेशा बदलाव होते रहते हैं और उन नियमों में कुछ कुछ प्रकार के चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होता है किसी भी नीति को सुधारने के लिए, किसी भी कार्य को हमेशा सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कई प्रकार की नीतियां और नीतियों में सुधार लाना आवश्यक पड़ता है। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट भी, जो सरकार है वह भी हमेशा अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है और नई नई नीतियां लाती रहती हैं, जिसके हिसाब से जो क्या करती हैं, हमारे यहाँ पे हम उद्यम विकास की बात कर रहे हैं तो उद्यम विकास को बढ़ावा देती है। मतलब उद्यम जो है, मतलब इंडस्ट्रियल जो है या बिजनेस जो है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जब से अनाउंसमेंट हुआ है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, मतलब आईपीआर, स्टेप बाय स्टेप इसमें कई प्रकार के पॉलिसी और इसमें कई प्रकार के बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे बात करें हम लोग तो सबसे पहला जो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1948। सबसे पहला आईपीआर जो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में निकाला गया था। इसका क्या था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से पूरे देश का, जो पूरे मतलब स्वतंत्र भारत का एक रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए और राष्ट्रीय रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, जिससे क्या होगा पूरे देश में इंडस्ट्री जो है वह बिल्कुल स्थापित, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगी। इनवेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, मतलब बात करें पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात थी कि मतलब जब पोस्ट भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद इसमें ज्यादा जोर दिया गया कि मतलब स्वतंत्र होने के बाद पूरे देश को इंडस्ट्रियलाइज, औद्योगिकरण से पूरा एकदम रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, फिर से पुनर्गठित कर दिया जाए। इसमें छोटे कॉटेज इंडस्ट्री और छोटे इंडस्ट्रीज को में बहुत ज्यादा जोर दिया गया, जिससे क्या हो सभी को रिसोर्स मिले, स्किल्स मिले, मतलब जानकारियां मिल पाए और वह उसमें अत्यधिक कार्य कर पाए, जिससे क्या होगा स्मॉल सेक्टर जो हैं, छोटे छोटे सेक्टर जो हैं वह पूरे देश को अच्छे से घेर करके पूरे देश में विकास की भावना उत्पन्न करें और विकास को आगे बढ़ाएं उद्योग के क्षेत्र में या उद्यम के क्षेत्र में। दूसरा आईपीआर 1956 में लागू किया गया। इस आईपीआर मतलब आईपीआर के मदद से क्या था कि यह पॉलिसी एसएसआई के लिए रिकॉग्नाइज थी, एसएसआई के रोल करती थी। इसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की गई, मतलब सभी के लिए जॉब दिया गया, जो भी बेरोजगार थे उनके लिए रोजगार के प्रदान की गई। उसके साथ मोबिलाइज्ड लोकल स्किल, कई प्रकार के जैसे यहाँ से वहां जाने वाले स्किल्स थे, जो लोग जैसे मतलब जो स्किल पर्सन थे उनको यहाँ से वहां ले जाया जाने लगा, मतलब सभी को जानकारियां प्राप्त हो। कैपिटल रिसोर्स प्रोवाइड किया गया, मतलब धन प्राप्त कराया गया, जिससे कि बड़े बड़े सेक्टर्स भी खुल जाएं। उसके साथ पॉलिसी प्रोवाइड करती थी क्लियर एम्फेटिक पॉलिसी, मतलब इसमें छोटे स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट के साथ बड़े इंडस्ट्रीज को भी अच्छा दिया गया। इसके साथ पॉलिसी प्लस डेवलपमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर, छोटे औद्योगिक सेक्टर्स क्षेत्रों में प्रोटेक्शन प्लस डेवलपमेंट दिया गया, मतलब डेवलपमेंट करें, विकास भी करें, लेकिन किसी प्रकार की हानि होती है तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी दिया जाता था। तो ये सेकेंड आईपीआर में था, आईपीआर 1956 में। थर्ड आईपीआर की बात करें जो कि 1977 में लागू किया गया। ये इस आईपीआर के तहत क्या था कि डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआईसीएस को स्थापित किया गया। उसके साथ इसमें रीजनल क्षेत्र पर इंडस्ट्रीज को, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्रीज को बिठाया जाने लगा। उसके बाद कई प्रकार के रिसोर्सेस और स्किल्स को अवेलेबल कराया गया। आईडीबीआई, उसके साथ साथ केवीआईबी
को स्थापित किया गया, जो क्या करती थी, स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रायोरिटी देती थी। छोटे कंपनी, जो छोटे फैक्ट्रीज हैं, छोटे लेवल पर कार्य करने वाली फैक्ट्रियों को प्रोवाइड कराती थी, प्रायोरिटी देती थी, मतलब उस पर फोकस ज्यादा करती थी। उसके बाद इसमें क्या था, प्रमोशन था, उसका प्रोटेक्शन भी करती थी, डेवलपमेंट प्लस प्रमोशन देती थी। मतलब आप डेवलपमेंट करिए, उसके साथ प्रमोशन भी किया जाता था सरकार के द्वारा। उसके बाद चौथा जो पॉलिसी आया, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आईपीआर 1980। तो 1980 आईपीआर के तहत क्या था कि इसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर प्रोडक्टिविटी प्रमोशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब पहली बात तो औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत विकास कराया गया, औद्योगिक का जो ढांचा हो पूरा बन जाए अच्छे से, उसके साथ ज्यादा प्रोडक्शन हो। उसके साथ साथ इस वाले में मेन क्या फोकस था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, क्या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया गया, जिसके साथ कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, मतलब ग्राहक है उसका प्रोटेक्शन, उसके साथ क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया गया। मतलब कोई भी किसी पदार्थ को बना रहा है, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो कार्य कर रहे हैं लेबर, उनकी जो वेज है, मतलब उनका जो वेतन है, उसके लिए भी कई प्रकार के नियम लागू किए गए इसमें, और कई चीजें छोटे स्केल सेक्टर को भी बहुत प्रोसेस कराया गया। तो स्टूडेंट्स फोर्थ समझ गए। उसके बाद पांचवें जो आया इसमें द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आईपीआर 1990। तो इसके तहत क्या था कि पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उसके साथ इंट्रोड्यूस सिंपल प्रोसीजर, फॉर्मेलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कई प्रकार की फॉर्मेलिटी, रूल, नियम और कई प्रकार के कानून कायदे सब कुछ इसमें लागू किया गया उसमें। और इसके साथ साथ इसमें ज्यादातर वुमेन और यूथ, मतलब जवान और औरतों के प्रति ज्यादा देखा गया कि वह भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, उद्यमी में जाएं, क्योंकि उद्यम में वो नहीं जाएंगी तो वह पीछे रह जाएंगे। इसलिए उनके लिए भी फोर्स किया गया कि उनको भी उद्यम में आगे बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, पूरे देश का समुचित विकास होगा। उसके साथ अगला जो पॉलिसी आई, न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेज NSEP 1991। मतलब 90 के बाद 91 में एक पॉलिसी आई, न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी NSEP। यह क्या था कि यह सपोर्ट करती थी छोटे और बिल्कुल सूक्ष्म इंटरप्राइजेज को, बिल्कुल सूक्ष्म फैक्ट्रियों, कंपनियों को। इसके अंतर्गत क्या था कि इंक्लूजन ऑफ इंडस्ट्री, छोटे छोटे बिजनेस, सर्विसेज रिलेटेड इंटरप्राइजेज का लोकेशन तय करती थी, उसके साथ छोटे स्केल के इंडस्ट्रीज को स्थापित कराती थी, बिठवाती थी। उसके साथ वाइडन स्कोप फॉर नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इक्विटी फंड, मतलब राष्ट्रीय इक्विटी फंड जो है उसके लिए अच्छा स्कोप था। सिंगल विंडो स्कीम, यही था, सिंगल विंडो स्कीम के तहत इसको इनलार्ज किया गया। उसके बाद कई प्रकार के लोन स्कीम इसमें प्रोवाइड कराते थे, मतलब लोन दिए जाते थे इसमें। और क्या था कि फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता था, जो इंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी व्यक्ति है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था, जिसका 24% शेयर होता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सीडो के द्वारा दिया जाता था, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सीडो के द्वारा दिलवाया जाता था। उसके साथ लिबरलाइजेशन ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट लागू किया गया। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया गया, जो ढांचा बना था पूरा इंडस्ट्री लेवल का, उसको अच्छा बनाया गया। उसको टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कराया गया। उसके साथ इम्प्रूवमेंट इन इंटेंसिव डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम को भी अच्छा बनाया गया। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि मतलब फैक्ट्री बन गई, प्रोडक्ट निकलने लगे, लेकिन प्रोडक्ट को जब तक हम कस्टमर के पास पहुंचाएंगे नहीं तब तक उसका क्या मतलब। तो डिलीवरी सिस्टम को भी अच्छे से तैयार कराया गया। उसके साथ साथ मार्केटिंग और मार्केट प्रमोशन, एक्सपोर्ट सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मतलब मार्केट को सुधारा गया, मार्केटिंग सिस्टम को सुधारा गया। उसके बाद एक्सपोर्ट सिस्टम में भी कई प्रकार के नए बदलाव लाए गए, मॉडर्न किया गया। तो इस हिसाब से पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। आगे बात करें हम लोग, जो अगला एक्ट था वह था माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006। मतलब इसमें क्या था, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम इंटरप्राइज, मध्यम फैक्ट्रीज या फिर जो इंडस्ट्रीज थी उसका डेवलपमेंट, उसका विकास। सबसे पहले सूक्ष्म वाला, फिर छोटा, उसके बाद मध्यम वाला, इस पे ज्यादा जोर दिया गया। इसमें क्या क्या था कि इसमें इस 2006 के तहत इसमें डिफाइन किया गया
कि सबसे सूक्ष्म कंपनियां कौन सी होंगी, तो जिसमें 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा वह सूक्ष्म के अंतर्गत आएंगी। मतलब अगर आपकी इंडस्ट्री में 25 लाख से कम का रुपए लगा हुआ है तो वह सूक्ष्म में आएगी। स्मॉल क्या होगा, स्मॉल में अगर आपकी कंपनी में 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक लगे हुए हैं तो वह स्मॉल में आएंगे। क्या 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक लगे हैं आपके फैक्ट्री या कंपनी में तो वह स्मॉल में आएगा। उसका मीडियम वह आएगा जब 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए आपके फैक्ट्री में लगा हुआ है। सर्विस की बात करें तो अगर माइक्रो इंटरप्राइज होगा तो उसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी नहीं होनी चाहिए, और स्मॉल की बात करें तो उसमें 10 से 2 करोड़ तक का लगना चाहिए, और मीडियम की बात करें 2 करोड़ से 5 करोड़। तो यह सर्विस का है, मतलब वह कितना सर्विस कर रही है, और पूरी मैन्युफैक्चरिंग बनने में इतना लगना चाहिए ऊपर वाले टेबल के हिसाब से, और नीचे वाले टेबल के हिसाब से उसकी सर्विस इतने में चलनी चाहिए। उसका अगली पॉलिसी जो आई वह थी इग्जिम पॉलिसी। इग्जिम पॉलिसी जो थी इसका मतलब क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। EX का मतलब एक्सपोर्ट और IM का मतलब इंपोर्ट पॉलिसी। इसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर दी और हर 5 साल पर इसको नया करती थी, और इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी नाम से जाना जाता है। क्या, इग्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ इग्जिम पॉलिसी, तो इसका सेकंड नाम क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसमें क्या था कि ड्यूटी वाला कर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, शेयर, जितना मतलब एक्सपोर्ट में जितने भी प्रक्रियाएं लगती हैं, यूज होती हैं, उसके बारे में इस पॉलिसी को लाया गया। उसके साथ साथ इसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, मतलब जैसे जो समुद्र से जा रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहे हैं समुद्र से जितने भी, तो उसमें जितना भी नियम था उसको मेंटेन करना, सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन यूनिट को मेंटेन करना, और कई प्रकार की भारतीय कंपनियों में जो इन्वेस्ट हो रहे हैं वो सब देखना। मतलब विदेशों में जितना भी इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता था उन सभी का किसके अंतर्गत पॉलिसी बनाया गया था, नियम बनाया गया था, इग्जिम पॉलिसी या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत। उसके बाद इसी में प्रोजेक्ट फाइनेंस भी था दूसरा नियम, कि मतलब इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया जाता था, मतलब फाइनेंसिंग कराया जाता था। ट्रेड फाइनेंस कराया जाता, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसमें फाइनेंसिंग दिया जाता था। बायर्स को क्रेडिट फाइनेंस की सुविधा थी। एक्सपोर्ट का, प्रोजेक्ट का, उसके बाद कई प्रकार कंसल्टेंसी सर्विस गारंटी दी जाती थी कि आप प्रोडक्ट को भेजिए और जो पैसा आएगा हम उसका प्रोवाइड कराएं। तो ये सभी नियम इसमें लागू कराए जाते थे। उसके बाद एक्सपोर्ट सर्विस ग्रुप ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस एम टू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। मतलब इसमें लोगों को बिल्कुल फोर्स किया था, मतलब नहीं आप करिए, आपका कोई प्रकार का घाटा नहीं होगा, जो प्रोडक्ट होगा सभी कुछ को मेंटेन किया जाएगा, सभी कुछ का डेवलपमेंट कराएगा। मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके प्रति एक्टिव रही, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो भारत देश है या फिर जो देश में कई प्रकार की इन नियम और कानून की वजह से हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक ढांचा बना हुआ है वह जाके तैयार हो पाया, जिससे क्या हुआ कि आज यह मतलब कि हमारा भारत कुछ तो कम से कम बहुत पीछे है इंडस्ट्रियल लेवल में और देशों की अपेक्षा, लेकिन तब भी हमारे हिसाब से बहुत आगे चल रहा है। क्योंकि अगर इतना भी ना होता तो हम आज बहुत पीछे होते, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल और यहाँ पर छोटी जोत है, मतलब जितने फार्मर्स मतलब जितने हैं सभी के पास बिल्कुल छोटी छोटी, और यहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता है, मतलब जो जिस कास्ट काम को कर रहा है वह वही कार्य करेगा। तो अगर ऐसा चल रहा है तो कोई लोग बिजनेस में जाते ही नहीं थे, उद्यम में जाते ही नहीं थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा कई प्रकार के नियम लागू लाए गए, जिससे क्या हुआ आज इसमें बहुत बदलाव हुआ और उद्यम का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।